नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अपन लेकर आए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे पहले YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो अपनी जो आज की सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 56। और जो आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी सब। तो एक क्रैश कोर्स के रूप में अपन जो क्लास चला रखी है क्लास, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप डेली क्लास लेते रहे, 6 से 7 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स MCQs के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की इस मैराथन क्लास के अंदर पहला और इम्पोर्टेंट क्लास पर्सन रहेगा अपना पर्सन नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सन नंबर 1 रहेगा आज की इस इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी में। पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? दोस्तों, यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो सीटीएस, अल्टीस, फोर्टिस, पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी, स्पिरिट इन मोशन या फिर सोमेटी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पैरा ओलंपिक खेलों का जो मोटो होता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट इन मोशन। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इसका जो शुभंकर था वो सोमेटी था। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, शुभंकर वो सोमेटी था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा। और दोस्तों, आज की इस मैराथन क्लास में आप ज़रूर अगर वीडियो पसंद आता तो क्लास को शेयर करते रहे, लाइक भी करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों, यहाँ पे फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र के संबंध में निम्न में से क्या विषम है ये पूछा गया है। ये इनमें से क्या विषम है? अध्यात्म शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र या फिर नीति शास्त्र। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँ तो दर्शन शास्त्र के यहाँ पे 6 घटक होते हैं, उनमें से आपको यहाँ पे 3 घटक दिए गए हैं और इनके अलावा 3 घटक और होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। 3 घटक एक्स्ट्रा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक होते हैं और इनके अलावा 3 घटक यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे आध्यात्मिक, सौंदर्य और नीति शास्त्र होता है। इनमें से जो विषम होगा वो चिकित्सा शास्त्र होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना अगला प्रश्न। योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है? दोस्तों, यहाँ पे योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है ये अपने को यहाँ पे बताना है कि योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है। महर्षि पतंजलि संस्थान, स्वामी विवेकानंद संस्थान, राष्ट्रीय योग संस्थान या मोरारजी देसाई संस्थान। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम मोरारजी देसाई संस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 रहेगा यहाँ पे वाडा का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यहाँ पे वाडा जिसे अपन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, उसमें वाडा का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों अपने यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग नाडा भी चलती है, यानी भारत के अंदर नाडा जो डोपिंग खेलों में नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है उसकी जांच के लिए नाडा, और वर्ल्ड में जो चेक करती है वो वाडा होती है। वाडा की लगभग स्थापना 2005 में हुई थी और नाडा की स्थापना 1999 के लगभग हुई थी। तो यहाँ पे वाडा का जो मुख्यालय है वो पूछा गया है कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कनाडा में वाडा का मुख्यालय होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा अगला प्रश्न अपना। कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस काम में आती है? दोस्तों, यहाँ पे कोल्ड स्प्रे के अंदर कौन सी गैस काम में आती है ये पूछा गया है। यहाँ पे कोल्ड स्प्रे के अंदर कौन सी गैस काम आएगी? अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोल्ड स्प्रे जिसे ठंडी चिकित्सा वो हाइड्रोथेरेपी के अंदर आती है। दोस्तों, यहाँ पे क्रायोथेरेपी के अंदर आएगी। दोस्तों, यहाँ पे क्रायोथेरेपी जो ठंडी चिकित्सा होती है उसके अंदर जब बर्फ़ आती है, इमर्सन आती है और गैस के रूप में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कोल्ड स्प्रे में जो ठंडे स्प्रे होते हैं उसमें कौन सी गैस आएगी तो वो इथाइल क्लोराइड काम में ली जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना अगला प्रश्न। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, उनमें से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है ये पूछा गया है। LDL, HDL, CDL या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो कि
रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने पर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का HDL, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल की ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। जिस HDL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना अगला प्रश्न, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है ये पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो प्रोटीन की फैक्ट्री अपन कहते हैं राइबोसोम को, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम की फैक्ट्री पूछी गई है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री वो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक को कहा जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियस को कहते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो देखिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना अगला प्रश्न, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डभास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय महिला प्रशिक्षक जिसका नाम है सुनील डभास, उसको किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो वो एक कोच को या प्रशिक्षक को दिया जाता है, ना कि खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में हुई थी और इसमें जो पुरस्कार राशि वो 15 लाख और रेगुलर श्रेणी आजीवन उधर रेगुलर श्रेणी में 10 लाख है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सुनील डभास है उसको किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कबड्डी में प्रशिक्षण के तौर पर प्रशिक्षक के लिए वो सुनील डभास को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा, निम्न में से क्या विषम है। दोस्तों यहाँ पे विषम पूछा गया है कि इनमें से अलग कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है, काइफोसिस, स्वेबैक, हैंचबैक या राउंडबैक। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों में जो दिया गया है उनमें से विषम क्या है, तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वेबैक। ये इससे डिफरेंस है, यानी इनमें से 3 काइफोसिस, हंचबैक और राउंडबैक ये तीनों ही काइफोसिस संबंधित है, यानी पश्च कुब्जता से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे स्वेबैक है ये लॉर्डोसिस से संबंधित रहेगा दोस्तों। ये लॉर्डोसिस से संबंधित रहने वाली बीमारी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो स्वेबैक लॉर्डोसिस से संबंधित होती है, इसके अलावा काइफोसिस, हंचबैक और राउंडबैक ये पूरी ही काइफोसिस से संबंधित बीमारियाँ होती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा, आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे आमाशय के अंदर जो दूध होता है इस दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है ये पूछा गया है। तो पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आमाशय के अंदर दूध को पचाता है। इसी के साथ दोस्तों वसा भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनका भी पाचन आमाशय के अंदर किया जाता है। वो कौन से प्रोटीन करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में इनका जवाब भी टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दूध को जो आमाशय में पचाने वाला एंजाइम होता है उसे अपन रेनिन के नाम से जानते हैं और रेनिन दूध को आमाशय के अंदर पचाने का काम करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा दोस्तों 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, 220 माइनस आयु किसका सूत्र है। यहाँ पे 220 माइनस आयु किसका सूत्र होता है ये पूछा गया है। VO2 मैक्स का, स्ट्रोक वॉल्यूम, मैक्सिमम हार्ट रेट या फिर अधिकतम श्वसन दर। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 220 माइनस आयु को अगर निकाल दिया जाए तो वो क्या निकल के आएगी। अब इसमें जो दोस्तों मैं आपको बताऊँ जो प्रत्येक खिलाड़ी होता है उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का यानी अधिकतम हृदय दर होती है वो निकालने का सूत्र 220 माइनस आयु। मान लो 50 साल का कोई लड़का है तो 220 माइनस 50 निकालेंगे तो वो 170 उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये निकालने का जो सूत्र है वो रहेगा मैक्सिमम हार्ट रेट या अधिकतम हृदय दर निकालने का सूत्र 220 माइनस आयु होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे
प्रश्न नंबर 12 रहेगा अपना, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया पूछी गई है कि इनकी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एरिथ्रोपोइसिस, हीमोग्लोबिन या हीमोलाइसिस, ओस्टियोसाइट, इनमें से कौन सा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड होते हैं उस ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनमें से जो आरबीसी होती है उन्हें एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की निर्माण की प्रक्रिया पूछी गई है उसे क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस। ये आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना अगला प्रश्न, सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों सार्जेंट जंप होता है जीसीआर टेस्ट के अंतर्गत, उसमें जो जंप होता है उसको किस जंप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो सार्जेंट जंप होता है वो जेसीआर टेस्ट के अंतर्गत आता है। उसमें जंप, चिनअप और रनिंग होती है, लेकिन रनिंग ये शटल रन होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जेसीआर टेस्ट में जो जंप है होगा उस सार्जेंट जंप, उसमें जो जंप का क्या नाम होता है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल जंप होता है, वो सार्जेंट जंप वर्टिकल जंप के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो लंबाई ऊंचाई के अनुसार एक ही जगह ऊपर ऊंचाई पर यहाँ पे कूदा जाता है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे खड़े खड़े हाथ लगाया जाता है, उछल के फिर उसके हाथ लगाया जाता है, ये यहाँ पे सार्जेंट जंप के अंतर्गत वर्टिकल जंप आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना अगला प्रश्न, किस चिकित्सीय विधि में बयोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी चिकित्सीय विधि है जिसके अंदर बयोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थेरेपी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी चिकित्सीय विधि है जिसमें बयोन्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है। वर्लपूल बाथ, स्टीम बाथ, कंट्रास्ट बाथ या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बयोन्सी लॉ का प्रयोग वर्लपूल बाथ में किया जाता है, यानी भंवर स्नान में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी जल की चिकित्सा होती है। जल की चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हाइड्रोथेरेपी से संबंधित क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका सही टाइप करना है। और दोस्तों प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहे। 5 से 6 दिन में लगातार आपके मैराथन क्लासेज के माध्यम से आपके कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा एमसीक्यूज के माध्यम से। तो आप एक क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को अब भी शानदार बना सकते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी में यहाँ पे कंट्रास्ट बाथ, कोल्ड थेरेपी, जाजूगी या पैराफिन बाथ। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पैराफिन बाथ इसके अंतर्गत नहीं आती है। पैराफिन बाथ को दोस्तों यहाँ पे मोम स्नान के नाम से जानते हैं। मोम स्नान, ये मोम की स्नान होता है। बाकी यहाँ पे अपन ने कंट्रास्ट बाथ पानी की, कोल्ड स्प्रे ये भी ठंडी चीज़ की पानी से, और जाजूगी ये भी पानी से संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से अधिक खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अपनी सीमा से भी ज़्यादा खिंच जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे स्प्रेन, क्रैम्प, स्ट्रेन या स्ट्रेस, इसमें से कौन सा इसको बीमारी के नाम से जानेंगे या कौन सी इसकी चोट के नाम से जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट के रूप में बताऊँ कि मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव। अब मांसपेशी किससे जुड़ी होती है, तो मांसपेशी हड्डी से जुड़ी होती है। मांसपेशी हड्डी से, और उसमें जो अत्यधिक खिंचाव होने के कारण फिर कौन से तंतुओं में जो टूट जाते हैं वो तंतुओं में कौन सी चोट कहलाती है, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे हड्डी से हड्डी के अंतर्गत अगर खिंचाव आता है हड्डी से हड्डी के अंदर, तो वो कहलाता है स्प्रेन, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे मांसपेशी से हड्डी के अंतर्गत अगर तंतुओं में खिंचाव आता है तो उसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अगला प्रश्न, पुरानी चोट को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पुरानी चोट को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है।
दोस्तों यहाँ पे चोट दो प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे पुरानी चोट और एक ताज़ा चोट, यानी अगर इसको ट्रोमा के रूप में देखें तो एक होती है माइक्रो ट्रोमा और एक होती है मैक्रो ट्रोमा। दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रो ट्रोमा होती है ये पुरानी चोट होती है और मैक्रो ट्रोमा होती है ये ताज़ा चोट होती है, जिसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पुरानी चोट यानी माइक्रो ट्रोमा पूछी गई है कि पुरानी चोट को क्या कहा जाता है, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट, सब एक्यूट या फिर क्रोनिक। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का, क्रोनिक चोट को पुरानी चोट भी कहा जाता है, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 18। और दोस्तों जल्द ही आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न उत्तरी भी या पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रश्न नंबर 18 रहेगी दोस्तों यहाँ पे डाइफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प का आना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे डाइफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं। क्रैम्प का अर्थ होता है बाइटा आना, तो ये आता है तो इसे अपन क्या कहते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डाइफ्राम मांसपेशी होती है ये कहाँ होती है। तो डाइफ्राम मांसपेशी दोस्तों जो अपने लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के नीचे ये जो मांसपेशी होती है वो डाइफ्राम मांसपेशी काम होती है। तो जो डाइफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो इसमें क्या कहेंगे, इस चोट को क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे डाइफ्राम मांसपेशी ये श्वसन से संबंधित अंग है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डाइफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आता है तो उसे अपन स्टिच के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टिच। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा अगला प्रश्न अपना, निम्न में से मुलायम ऊतकों की चोट कौन सी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि मुलायम ऊतकों की चोट कौन सी नहीं है, नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो लिगामेंट, टेंडन, अस्थि या फिर कार्टिलेज। दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट इंजरी दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी और बोन इंजरी। यहाँ पे 3 प्रकार की इंजरी यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो उनमें से आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी मुलायम ऊतकों की चोट कौन सी नहीं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों भाई अस्थि से संबंधित चोट होती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में नहीं आती है, ये फ्रैक्चर या बोन इंजरी के अंदर आती है जो हार्ड टिश्यू इंजरी में रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे एंडोलिम्फ फ्लूइड ध्यान रखना है, एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। गर्मी देता है, गति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है या संतुलन देता है। दोस्तों जो कान होते हैं उन कानों के अंदर, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों जो कान होते हैं इन कानों के अंदर जो हड्डियाँ होती है उन हड्डियों के बीच में यानी 3 हड्डियाँ होती हैं, स्टेबिज, मेलेस और इनकस। इन हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है और जो अन्य जो हड्डियाँ होती है उन परतों के बीच में भी जो पदार्थ भरा होता है तरल पदार्थ, उसे अपन एंडोलिम्फ फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये जो अपने को क्या प्रदान करता है तो वो संतुलन प्रदान करता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एंडोलिम्फ फ्लूइड शरीर में क्या कार्य करता है तो ये संतुलन प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 21 रहेगा साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है ये अपने को यहाँ पे ये बताना है। तो मांसपेशियों की टेंडन, जोड़ या उपास्थि। दोस्तों साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट रहेगी, प्रश्न नंबर 21। अब इससे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताऊँ प्रश्न नंबर 21 का आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहने वाला है जोड़ या संधि। दोस्तों 2 हड्डियों को जो जोड़ता है उसे अपन जोड़ के नाम से जानते हैं। तो 2 हड्डियों को जो जोड़ने के लिए जो जोड़ होता है उस जोड़ में यहाँ पे जो जॉइंट होता है इस जॉइंट में एक द्रव पाया जाता है, तरल द्रव पाया जाता है, उसे अपन साइनोवाइटिस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो चोट लगती है वो इस गड्ढे में लगती है, इसके कारण इसे साइनोवाइटिस चोट भी कहते हैं। तो ये 2 हड्डियों के बीच में जो गुहा पाई जाती है इस चोट में यहाँ पे ये चोट लगती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखे दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों ज़रूर क्लास को भी आप शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। हृदय के द्वारा एक पंप में निष्कासित, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, रेसिड्यूल वॉल्यूम या फिर इनहेलेशन।
दोस्तों हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये अपने को यहाँ पे पता है, लेकिन इनके द्वारा एक बार धड़कने में जो रक्त बाहर निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 22 और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। अब दोस्तों एक बार हृदय के धड़कने में जो हृदय से रक्त निकाला जाता है वो 70 ml रक्त यहाँ पे निकाला जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 70 ml रक्त निकाला जाता है। अब 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़क रहा है, और उनमें से 70 एक बार में 70 मल्टीप्लाई 72 के हिसाब से निकाले तो लगभग 5000 लीटर से 5000 ml से ज़्यादा रक्त शरीर को बाहर निकाला जाता है। लगभग 1 मिनट में 5 लीटर से भी ज़्यादा रक्त शरीर से बाहर निकलता है, हृदय से बाहर निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में ज़रूर आप ज़्यादातर प्रश्न आपको यहाँ पे आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप डेली प्रश्नोत्तरी में आप जुड़े और कंप्लीट इस कोर्स को आप आसानी से अभी 6 दिन के अंदर अपनी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? दोस्तों यहाँ पे जो प्राचीन ओलंपिक होते थे उनमें जो उद्घोषक होता है, रणभेरी करने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता था ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो अपोलो, जीएस, स्पोंडोफेरी या फिर नाइक। दोस्तों जो प्राचीन ओलंपिक होता था उसमें जो उद्घोषक यानी रणभेरी जो बजाता था उसको क्या कहा जाता था ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 और जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक में उद्घोषक को स्पोंडोफेरी के नाम से जाना जाता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 24। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हवा में फेंकी गई कोई भी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 में अपने को यहाँ पे बताना है कि हवा में जो भी वस्तु फेंकी जाती है उस वस्तु के द्वारा जो तय किया गया जो रास्ता होता है उस रास्ते को क्या कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। पैराबोला, एपेक्स, ट्रेजेक्ट्री या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों हवा में क्या फेंक सकते हैं? जैसे भाला फेंकते हैं अपन किसी भी चीज़, या गोला फेंकते हैं, तस्तरी फेंकते हैं। तो ये जो भी हवा में फेंकी जाती है इनके द्वारा जो हवा में जो दूरी तय की जाती है ये दूरी क्या कहलाती है ये पूछा गया है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे और लाइक भी करें ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 24 और जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जो हवा में जो वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे अपन ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक हाथ में कितनी फ्लेंजिज होती है? दोस्तों फ्लेंजिज किसे कहते हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक हाथ में कितनी फ्लेंजिज होती है। दोस्तों जो फ्लेंजिज किसे कहते हैं सबसे पहले तो अपने को ये आना चाहिए कि जो हाथ होता है इस हाथ के अंदर जो अंगुलियां होती है इन अंगुलियों को अपन फ्लेंजिज के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हाथों में प्रत्येक अंगुली के अंदर 3 फ्लेंजिज होती है, प्रत्येक अंगुली में 3 और अंगूठे में 2 फ्लेंजिज होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एक हाथ में कितनी फ्लेंजिज होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 का वो रहने वाला है 14 फ्लेंजिज यानी 14 फ्लेंजिज होती है। अब दोस्तों इस कैसे निकल के आई? तो प्रत्येक अंगुली में 3 मतलब 4 अंगुलियों में 3 के हिसाब से 12 और अंगूठा होता है उसमें 2 फ्लेंजिज होती है, तो 2 ये 14 फ्लेंजिज होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इस प्रकार दोनों हाथों में कितनी होगी? तो दोनों हाथों में 28 होगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कैल्सीफेरोल है वो किस विटामिन को कहा जाता है ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे D2, D3, K या फिर C इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे कैल्सीफेरोल के नाम से अपन जानते हैं? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन होते हैं उनमें से डी विटामिन होते हैं, अपन उसको कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं आमतौर पर। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में डी है तो वो यहाँ से उत्तर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन को डिफ़िकल्ट बना दे तो D2, D3 या फिर D5 इनमें से ऐसे पर्सन पूछ लिए जाते हैं। तो जो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है दोस्तों वो विटामिन जाना जाएगा प्रश्न नंबर 26 के अंदर। D3 विटामिन को अपन यहाँ पे कैल्सीफेरोल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे D3 विटामिन कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना अगला प्रश्न,
महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे नेशनल ट्रॉफी का पूछा गया है कि महिला वॉलीबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी को क्या नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रिंस वसालज्जा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, कनिका कप या फिर पूर्णिमा ट्रॉफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊँ कि जो YMC है, भारत में YMC 1891 में आई थी, जिसका पहला कॉलेज यहाँ पे 1920 में मद्रास में खोला गया था। तो YMCA के द्वारा भारत के अंदर वॉलीबॉल और दूसरा बास्केटबॉल गेम का प्रचलन किया गया है। यहाँ पे ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वॉलीबॉल का राष्ट्रीय ट्रॉफी, वॉलीबॉल की महिला राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम होता है वो पूर्णिमा ट्रॉफी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्णिमा ट्रॉफी। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो अपने यहाँ पे प्रश्न नंबर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे, वेलोड्रम किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेलोड्रम किसे कहते हैं ये पूछा गया है कि वेलोड्रम किसे कहते हैं। तो बास्केटबॉल ग्राउंड को, साइकिल ट्रैक या घुड़सवार एरिना, स्क्वैश कोर्ट, इनमें से कौन सा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कोर्ट से संबंधित आपको भी पता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड होता है, क्रिकेट का ग्राउंड होता है, फुटबॉल का ग्राउंड होता है, इसी प्रकार बास्केटबॉल और जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है, इसी प्रकार वॉलीबॉल का भी कोर्ट होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो शूटिंग होती है, शूटिंग का जो रेंज होती है, बॉक्सिंग की रिंग होती है, तो ये अपने को यहाँ पे ग्राउंड से संबंधित यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वेलोड्रम होता है वो क्या होता है, तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वेलोड्रम साइकिल ट्रैक होता है। दोस्तों जो साइकिल चलाने के लिए जो जगह होती है ग्राउंड के अंदर, जो गोल गोल जगह होती है वो वेलोड्रम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा अगला प्रश्न अपना, शरीर की एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की एकमात्र हड्डी पूछी गई है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। अपने को ये बताना है कि शरीर की एकमात्र हड्डी जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। दोस्तों टोटल हड्डी 206 होती है, वो सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन इनमें एक हड्डी ऐसी भी है जो किसी से भी नहीं जुड़ी होती है। वो मात्र कार्टिलेज यानी 4 कार्टिलेज के माध्यम से एक यहाँ पे लटकी हुई होती है स्वतंत्र, यानी 4 उपास्थि इनको पकड़ के रखती है। प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों एकमात्र हड्डी है जो किसी से नहीं जुड़ी होती है वो हाइड हड्डी होती है। और दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, तो ये गर्दन होती है। इस गर्दन के अंदर यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके आसपास ये हड्डी 4 हाइलिन कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी हुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों, टोंग्यू बोन किसे कहते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 रहेगा टोंग्यू बोन किसे कहते हैं। अब दोस्तों टोंग्यू क्या होती है, तो यहाँ पे मैं हिंदी में बताऊँ आपको। टोंग्यू जीभ को बोलते हैं अपन, यहाँ पे जीभ को टोंग्यू के नाम से जानते हैं। तो टोंग्यू बोन कौन सी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो स्टर्नम, मैंडिबल, जाइगोमेटिक या फिर हाइड बोन। चले दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोंग्यू बोन, यानी जीभ जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती है उसे अपन टोंग्यू बोन के नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों हाइड बोन को टोंग्यू बोन के नाम से जानते हैं। और एकमात्र हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 रहेगा अपना। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 31 देखिए, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। 8, 5, 4, 8, 5, 3 या फिर 1। अब दोस्तों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में यहाँ पे आपको मोटर कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि मोटर कंपोनेंट्स कितने प्रकार की होती है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 कारक होते हैं, जिसे अपन स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 5 कारक होते हैं उसे अपन मोटर कंपोनेंट्स के नाम से जान रहे हैं, वही फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कारक रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 32।
और दोस्तों आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे ताकि अभी आपकी तैयारी का भी पता चलता रहे। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिलिक का संबंध किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे फिलिक जो शब्द है, इस फिलिक शब्द का संबंध किस खेल से है ये अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर बेसबॉल। दोस्तों फिलिक शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों 2013 और 2018 की भर्ती में अपन ने एक ही प्रश्न 2 बार रिवाइज हुआ था जिसे अपन एस के नाम से जानते हैं। एस शब्द किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया था कि एस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित था। लेकिन यहाँ पे फिलिक शब्द किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित वो फिलिक शब्द आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 रहेगा अपना अगला प्रश्न, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी होती है। दोस्तों यहाँ पे एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्लेविकल, कूल्हे की, चेहरे की या मध्य कान की। प्रश्न नंबर 33, एसोसिएट स्कल बोन शरीर के किस भाग की हड्डी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मध्य कर्ण की हड्डियाँ एसोसिएट स्कल बोन के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मध्य कर्ण में कितनी हड्डियाँ होती है, तो मध्य कर्ण में यहाँ पे 3 हड्डियाँ होती है, मेलेस, इनकस और स्टेपिस, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 रहने वाला है, तेज़ गति की क्रियाओं के लिए कौन से मसल फाइबर की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पे तेज यानी स्प्रिंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि तेज़ गति की क्रियाओं के लिए कौन से मसल फाइबर की ज़रूरत शरीर में पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे STF, FTF, RTF या फिर OTF। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है वो भी इसका दूसरा रूप में अगर प्रश्न पूछे तो तेज़ गति की क्रियाओं के लिए कौन से मसल फाइबर की, तो वो लाल या फिर सफ़ेद, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है कि लाल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर सफ़ेद फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रश्न नंबर 34 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो तेज़ गति की क्रियाएँ होती है उसमें जो FTF फास्ट ट्विच फाइबर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसमें सफ़ेद फाइबर होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों जो एंडोरेंस से संबंधित, सहनशीलता से संबंधित क्रियाएँ होती है, सहनशीलता से संबंधित क्रियाओं में अपने को यहाँ पे STF की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्लो ट्विच फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें जो होता है वो लाल फाइबर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो तेज़ गति की क्रियाओं में FTF यानी स्लो फास्ट ट्विच फाइबर सफ़ेद फाइबर होते हैं, और जो सहनशीलता या धीमी गति की क्रियाओं में STF स्लो ट्विच फाइबर यानी लाल फाइबर भी होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा अगला प्रश्न अपना, मैराथन दौड़ किसकी याद में कराई जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ किसकी याद में कराई जाती है ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैराथन दौड़ किसकी याद में कराई जाती है, तो मैराथन, नॉर्मन पिचार्ड, हेनरी डिडॉन या फिर PDPS। प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ वो PDPS की याद में करवाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों PDPS की याद में मैराथन दौड़ करवाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 रहेगा वापस मैराथन से संबंधित, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ होती है, इसकी दूरी कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ की जो किसकी याद में करवाई गई थी, तो वो PDPS की याद में करवाई गई थी, लेकिन इसकी दूरी कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दूसरी बात यहाँ पे मैराथन दौड़ की जो दूरी फिक्स की गई थी वो कौन से ओलंपिक में सबसे पहले फिक्स की गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब टाइप करें कि कौन से ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी पहली बार फिक्स की गई थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसका सही आंसर मैं ज़रूर बता दूँ कि मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो अगर किलोमीटर में अगर उसको देखें तो अपन यहाँ पे वो किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर रहेगी, और मील में देखें तो 26 मील 385 गज रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पे A और B इसका सही आंसर रहेगा, दोनों ही मैराथन दौड़ की दूरी रहेगी। किलोमीटर में भी अपने को ध्यान रखना है और मील में भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
और दोस्तों मैंने प्रश्न पूछा था कि मैराथन दौड़ की दूरी को पहली बार कौन से ओलंपिक में फिक्स किया गया था, तो वो 1924 के पेरिस ओलंपिक में इसको पहली बार फिक्स प्रमाणित तौर पर किया गया था कि मैराथन दौड़ की दूरी 142.195 किलोमीटर ही रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखें दोस्तों, सबसे जटिल स्ट्रेन कौन सा होता है। सबसे जटिल स्ट्रेन कौन सी होती है, ये पूछा गया है। स्ट्रेन कौन सी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रेन किसकी चोट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन होती है, वो दो शब्द यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे बार बार, स्प्रेन और एक होती है स्ट्रेन। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्प्रेन होती है दोस्तों वो लिगामेंट की चोट होती है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और स्ट्रेन होती है वो टेंडन की चोट होती है और जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और उनमें दोनों में ही अगर देखें तो वो तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, जिसे अपन सीवियर, माइल्ड और मॉडरेट के नाम से जानते हैं। तो उनमें से जो सबसे डिफ़िकल्ट या जटिल स्ट्रेन होता है उसे अपन थर्ड डिग्री के नाम से जानते हैं। इसमें जो हड्डी और मांसपेशी के बीच से जो हड्डी से जो मांसपेशी जुड़ी हुई होती है वो टूट के अलग हो जाती है, उसे अपन थर्ड डिग्री स्ट्रेन का नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों, ये और रहने वाला है प्रश्न नंबर 38। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक भी करें। के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बर्लिन, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई। और दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 5 से 10 इंपॉर्टेंट स्टेडियम को भी आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेडियम कौन सी जगह है। जैसे मुंबई में साल्ट लेक है, कोलकाता में साल्ट लेक है। इसी के अलावा मुंबई के अंदर भी जो वानखेड़े है, ये अपने को यहाँ पे स्टेडियम से संबंधित इनके फैक्ट भी अपने को याद रखना है। तो के.डी. सिंह बाबू जो स्टेडियम है वो कहाँ है और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का, लखनऊ में के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 39 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, मल्टी एक्सेल जॉइंट कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे मल्टी एक्सेल जॉइंट कौन सा होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं बताऊँ दोस्तों आपको जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अल्पचल। यहाँ पे दोस्तों चल, अल्पचल और अचल, यहाँ पे 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं जिसे अपन साइनोथोरेसिस, एम्फियोथोरेसिस और डायोथोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें ये और दूसरे जो जॉइंट होते हैं उन्हें फाइबर्स, कार्टिलेज और साइनोवियल, 3 प्रकार के जॉइंट वो अलग प्रकृति के होते हैं। उनमें से जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उन्हें अपन कौन से उनमें अपन 7 प्रकार के अलग से जॉइंट और पढ़ते हैं, जैसे हिंज जॉइंट, पिवट, सैडल, कॉन्डिलॉइड, ये अपन यहाँ पे जॉइंट जानते हैं। तो इनमें से जो मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है जो चारों तरफ मूवमेंट करता है, मल्टी एक्सियल यानी किसी भी दिशा में वो मूवमेंट कर सकता है, उसे अपन मल्टी एक्सेल के नाम से जानते हैं। और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट को मल्टी एक्सेल जॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों 2 जगह पाया जाता है, एक कंधे में और दूसरे कूल्हे में पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 40 देखे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। दोस्तों यहाँ पे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। यहाँ पे साक्षी मलिक, लवलीना बोरगोम, विनेश फोगाट या सुनंदा फोगाट, इनमें से कौन सी रहेगी। प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में वो रहने वाली है विनेश फोगाट। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का विनेश फोगाट। और इसने दोस्तों 2019 और 2022 दोनों ही बार में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों विनेश फोगाट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 रहेगा अपना अगला, चेस के निर्णायक को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे चेस के निर्णायक जो शतरंज में जो निर्णायक ऑफिशियल होता है उसमें उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है कि चेस के निर्णायक को क्या कहा जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे जज, ऑफिशियल, एम्पायर या फिर इन्हें ऑर्बिटर भी कहते हैं।
चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेस के निर्णायक को यहाँ पे ऑर्बिटर के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 रहेगा 4x400 मीटर दौड़ में बेटन टेकओवर जोन कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे 4x400 मीटर जो रिले दौड़ होती है उसमें जो बेटन टेकओवर जोन है वो कितना मीटर का होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 30, 20, 10 या फिर 5 मीटर, इनमें से कौन सा है जिसमें बेटन एक्सचेंज या बेटन टेकओवर जोन रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो टोटल बेटन टेकओवर जोन यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा बताऊँ, जैसे मान लो ये अपनी यहाँ पे लाइन है, इस लाइन में ये अपना जो यहाँ पे इसके बाद में ये कर्व लगता है दोनों तरफ, यहाँ पे ये कर्व लग रहा है, तो ये लाइन है, इसके अंदर जो खिलाड़ी होता है वो 10 मीटर यहाँ पे पहले से एक्सेलरेशन जोन होता है और उसके आगे 20 मीटर का होता है वो टेकओवर जोन होता है, जिसमें खिलाड़ी यहाँ से दौड़ता है और दौड़ने के बाद जो दूसरा खिलाड़ी पीछे से बैटन लेके आ रहा है वो यहाँ पे 10 मीटर में चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फाउल होगा। यहाँ पे 20 मीटर के अंदर ही उसको अपन टेक ओवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल टेक ओवर जोन कितना हुआ, वो 20 मीटर का और 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन होता है। तो टोटल यहाँ पे 30 मीटर इसका अलग से होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बैटन टेक ओवर जोन तो वो 20 ही मीटर का होगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर होगा इसका 20 मीटर जो वो बेटन टेक ओवर जोन होता है। एक्सीलरेशन जोन कितना होता है दोस्तों, तो एक्सीलरेशन जोन यहाँ पे 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा 43, प्रश्न नंबर 43। और दोस्तों अगर प्रश्न उत्तरी आपको पसंद आती है मैराथन क्लास के अंदर तो आप ज़रूर इसको शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर परीक्षण सभी लोगों द्वारा किया जाए और सभी का परिणाम एक जैसा हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज़ पे अगर परीक्षण करते हैं तो वो परीक्षण के लिए सभी लोगों द्वारा किया जाए और सभी का परिणाम एक जैसा मिले तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो वो परीक्षण की क्या विशेषता रहेगी, ये पूछा गया है कि विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या फिर मानक। दोस्तों यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है और सभी के परिणाम एक जैसे आते हैं तो परीक्षण की कौन सी विशेषता यहाँ पे रहेगी, ये पूछा गया है, कौन सी विशेषता रहेगी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वस्तुनिष्ठता सभी की एक समान रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसमें वस्तुनिष्ठता है, सभी के परिणाम एक जैसे आएंगे तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाएगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कैलेस्थेनिक अभ्यास किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कैलेस्थेनिक अभ्यास किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैलेस्थेनिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है, केलियो और दूसरा स्थैनिक, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। केलियो और स्थैनिक दो शब्दों से मिलकर बना है कैलेस्थेनिक, जिसमें केलियो का अर्थ होता है सुंदर, यहाँ पे ध्यान रखना है केलियो का सुंदर, और स्थैनिक का मतलब आकर्षणीय, सुंदर, आकर्षण, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कैलेस्थेनिक अभ्यास किसे कहा जाता है, ओपन जिम एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज, मशीन एक्सरसाइज या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्री हैंड एक्सरसाइज को कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज या व्यायाम के रूप में जानते हैं। इसमें मुक्त हस्त व्यायाम किया जाता है, जैसे पीटी, मार्चिंग ये करते हैं अपन, ये मुक्त हस्त व्यायाम होते हैं, कैलेस्थेनिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है। दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी के जोड़ में ध्यान रखना है, खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि खोपड़ी के जोड़ में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है। फ्रंटल जोड़, लंबोइड, मैंडिबुलर या फिर स्कॉम्स जोड़। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में टोटल यहाँ पे खोपड़ी के अंदर 8, चेहरे में 14 और इस प्रकार कानों में 6, इस प्रकार टोटल जो हड्डियाँ होती है और एक हाइड बोन होती है गर्दन के अंदर, इस प्रकार टोटल 29 हड्डियाँ सिर के अंदर पाई जाती है। उनमें से जो कौन सी संधि है या जोड़ है जिसमें एकमात्र गति होती है, तो वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे मैंडिबुलर जोड़, यानी जबड़े की निचली हड्डी होती है जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, मांसपेशी होती है, वो ही यहाँ पे हिल डुल सकती है।
ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैंडिबुलर जॉ। और दोस्तों ज़रूर आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप प्रश्नोत्तरी को ज़रूर शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 देखिए। प्रश्न नंबर 46 रहेगा अपना अगला प्रश्न। 100, 200, 400 मीटर दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने फॉल्स स्टार्ट किए जा सकते हैं 100, 200, 400 मीटर दौड़ के अंदर, यानी गलत स्टार्ट कितने लिए जा सकते हैं, कितने गलत स्टार्ट को माफ किया जा सकता है, 3, 2, 1 या फिर 0। प्रश्न नंबर 46। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है जरूर वीडियो को आप शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में जो फॉल्स स्टार्ट होते हैं वो 0 होते हैं, यानी एक भी बार अगर स्टार्ट टाइम में अगर गलत फॉल्ट या फाउल हो गया तो वो खिलाड़ी उस प्रतियोगिता या फिर उस दौड़ से बाहर हो जाएगा, उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उसे अपन फॉल्स स्टार्ट के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 0 फॉल्ट स्टार्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 रहेगा मध्य कान की 3 हड्डियों में सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 3 हड्डियाँ होती है कान में वो कौन से कर्ण में पाई जाती है, तो वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ से प्रश्न निकल के आ गया कि जो अब वो तीनों में से सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, ये भी पूछा गया है अपने को यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों में कान के 3 भाग होते हैं। बाह्य कर्ण, जो कान होता है उस कान के 3 भाग होते हैं, जो बाहर दिखाई देता है उसे बाह्य कर्ण, अंदर का होता है उसे मध्य कर्ण, और जो सबसे अंदर होता है उसे अपन अंतःकरण के नाम से जानते हैं, सबसे अंदर की तरफ। तो जो 3 हड्डियाँ होती है ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो 3 हड्डी होती है मेलेस, इनकर्स और स्टेपिस, ये जो 3 हड्डियाँ होती है वो तीनों ही हड्डियाँ मध्य कर्ण में पाई जाती है, बाह्य कर्ण या फिर अंतःकरण में नहीं पाई जाती है। तो उन तीनों में से सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे अपन मेलेस के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मध्य कर्ण में 3 हड्डियाँ होती हैं उनमें सबसे बड़ी हड्डी मेलेस हड्डी होती है और जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपीज के नाम से जानी जाती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टेपीज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 रहेगा यहाँ पे पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था। दोस्तों ऐसा कौन सा ओलंपिक है जो पहला ओलंपिक ही पूछा गया है कि पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 1920, 32, 16 या फिर 12 इनमें से कौन सा ओलंपिक है जो 3 शहरों में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 48 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 का एंटवर्प ओलंपिक, ये 3 शहरों में आयोजित किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी स्पर्धाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है उसमें कितनी स्पर्धाएं होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि टोटल जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए कितने उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो पुरुषों के लिए 6 उपकरण काम में लिए जाते हैं और महिलाओं के लिए 4 उपकरण काम में लिए जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी पुरुषों के लिए कितने 6, महिलाओं के लिए 4 उपकरण। उनमें से जो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए होती है उनमें से जो कितनी प्रतियोगिताएं होती है वो महिलाओं के लिए होती है। तो प्रश्न नंबर 49 और इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों 6 प्रतियोगिताएं वो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिलाओं के लिए होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी का लगभग आधा पार्ट क्लियर हो चुका है और कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 50 रहेगा दोस्तों अपना अगला, कौन सी मांसपेशी को विंग मसल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे विंग मसल्स के नाम से कौन सी मांसपेशी या मसल्स को जाना जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। डेल्टोइड, सार्टोइड, लेटिस मेडोर्स या फिर गैस्ट्रोनीमिस। दोस्तों यहाँ पे विंग मसल जो वी आकार की भी होती है दोस्तों, ये वी आकार के जिसे विंग मसल्स के नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे इसका बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 50 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेटिस डोर्सी मांसपेशी को विंग मसल्स के नाम से जानते हैं जो पीठ में पीछे की तरफ होती है। दोस्तों ये जो सिर होता है, सिर में जो कंधे होते हैं और ये पीछे की तरफ पीठ में होती हैं, यानी पीठ में पीछे की तरफ जो होती है गर्दन के पीछे वो लेटिस डोर्सी होती है। ये विंग मसल्स के नाम से जानी जाती है, वी आकार की होती है।
नेक्स्ट और अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 रहेगा अपना अगला प्रश्न। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब कौन से देश ने जीता है? दोस्तों यहाँ पे महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 के बारे में पूछा गया है। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों कि इसका खिताब कौन से देश ने जीता है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब कौन से देश ने जीता है? भारत, अमेरिका, जापान या फिर चाइना। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, चीन ने महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, नवी राष्ट्रीय आइस हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यहाँ पे नवी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 के बारे में पूछा गया है कि इसका खिताब किसने जीता है। तो मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर लद्दाख। नवी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाला प्रश्न नंबर 52 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लद्दाख ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देंगे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 53 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 इसका महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर केरल। प्रश्न नंबर 53 और इसका सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल महिला चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब केरल ने अपने नाम किया है, ये यहाँ पे सही आंसर रहेगा। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट को, चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते रहे। और दोस्तों जो क्रेश कोर्स चला रखा है वो क्रेश कोर्स की आज जो सीरीज़ पार्ट नंबर 3 है, और यहाँ पे आपको बचे हुए दिनों में जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट यहाँ पे क्रेश कोर्स के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। तो आप डेली शाम 6:10 पर आप क्लास में जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत और शानदार बनाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देखे दोस्तों, 54 रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे अपन फिडे के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के नाम से जानते हैं, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है दोबारा से, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आरकेडी वोरकोविच, अहमद शकील, महेश्वर सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 54 और करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आरकेडी वोरकोविच को यहाँ पे दोबारा से फिडे का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पूछा गया है, ये कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नरेंद्र बत्रा, सैफ अहमद, एहसान मनी या फिर मोहम्मद जावेद। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष था वो सबसे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा था, लेकिन इसने जो इस्तीफा देने के बाद में जो अध्यक्ष पूछा है वो यहाँ पे अब दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बन गया है, वो रहने वाला है सैफ अहमद, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय जिसे FIH के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो सैफ अहमद रहने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 रहेगा दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर 56 देखिए। भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करेगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भारत का कौन सा शहर है जो फार्मूला रेस होती है, जो गाड़ियों से संबंधित रेस होती है, रेसिंग रेस होएगी, वो फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करने वाला कौन सा शहर रहने वाला है? अहमदाबाद, नोएडा, हैदराबाद या फिर मुंबई। दोस्तों यहाँ पे भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करेगा, वो इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 56 का वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, हैदराबाद 2023 में इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 57 रहेगा अपना अगला प्रश्न, भारत की ताजामुल इस्लाम ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, भारत की ताजामुल इस्लाम, खिलाड़ी का नाम है ताजामुल इस्लाम, इसने किस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पे कुश्ती चैंपियनशिप, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर बैडमिंटन चैंपियनशिप, इनमें से कौन सी चैंपियनशिप में ताजामुल इस्लाम ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? प्रश्न नंबर 57, और इस प्रत्येक प्रश्न का आप जरूर जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 57 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ताजामुल इस्लाम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आप जरूर प्रतिदिन की क्लासों में आप जुड़ते रहे और एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट जो बचा हुआ सिलेबस है उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 रहेगा, हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश संसद ने कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे सम्मानित किया है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सौरव गांगुली? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश संसद के द्वारा हाल ही में जो सम्मानित किया गया है वो सौरव गांगुली को किया गया है। दोस्तों वर्तमान में सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में यहाँ पे हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59 रहेगा अपना करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे दोबारा से कि स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसने जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो राफेल नडाल, नीरज चोपड़ा, लियोनेल मेसी या फिर रोनाल्डो? प्रश्न नंबर 59 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे रनीरज चोपड़ा से फैक्ट आपको यहाँ पे सीधा सीधा पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो राष्ट्रमंडल से, चाहे वो चैंपियनशिप से संबंधित हो या फिर ओलंपिक से संबंधित हो, ये अपने को यहाँ पे सीधा सीधा इससे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 रहेगा अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसे IBA के नाम से जानते हैं उसकी एथलीट समिति की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति कौन सी है दोस्तों? तो वो एथलीट समिति है, उसकी नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लवलीना बोरगोम, मैरी कॉम, मंजू रानी या फिर साक्षी मलिक? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 60 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे IBA की एथलीट समिति की जो अध्यक्ष बनाया गया है वो लवलीना बोरगोम को बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे लवलीना बोरगोम वो ये असम की है, यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी। और ये जो बॉक्सिंग की प्लेयर जिसने भी कांस्य पदक यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी जीता था, ये भी आप ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यहाँ पे 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, ध्यान रखना है पैरा तैराकी चैंपियनशिप है और वो संस्करण कौन सा है? तो 21वां है। इसका खिताब किसने जीता है, ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब कौन सी स्टेट ने अपने नाम किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 61 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है कि पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को भी आप शेयर करते रहे, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए यहाँ पे रहेगा। 5 से 6 दिन की जो क्लासेज ली जाएगी ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इन्हीं क्लासों के माध्यम से आपको यहाँ पे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी टीम बनी है? दोस्तों यहाँ पे पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी टीम बनी है ये पूछा गया है। मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स? प्रश्न नंबर 62 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न वो चेन्नई सुपर किंग्स है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 रहेगा अपना अगला प्रश्न। सेंचुरियन जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए कि सेंचुरियन में
टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सेंचुरियन कौन सी जगह स्थित है? तो सेंचुरियन दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत है। और उसमें जो टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी है? पर्सन नंबर 63 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत। प्रथम एशियाई टीम बनी है जिसने सेंचुरियन के अंदर टेस्ट मैच जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 डेफिनेशन से रिलेटेड प्रश्न है। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यवहारों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? तो वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यवहारों से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो थॉमस बोक, थॉमस वुड, सोफी या फिर ग्राउंट। दोस्तों यहाँ पे आपके पेपर में लगभग 2 से 3 कंप्लीट डेफिनेशंस परिभाषाएं पूछी जाएगी, तो आप जरूर उनको भी आप कंप्लीट कंटेस्ट कर ले। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित, शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिभाषा पूछी गई है कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यवहार से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? प्रश्न नंबर 64 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोफी ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 65 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 65 रहेगा, आहार में वसा की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत लेनी चाहिए? दोस्तों जो भोजन होता है उस प्रतिदिन के भोजन में जो वसा होती है, फैट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत लेनी चाहिए ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो संतुलित आहार होता है उसके अंदर यहाँ पे 5 चीज़ संतुलित आहार में मिलेगी आपको। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये यहाँ पे आपको संतुलित आहार में मिलेंगी। उनमें से जो वसा की मात्रा होती है वो भोजन में प्रतिदिन कितना प्रतिशत लेनी चाहिए? प्रश्न नंबर 65 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 से 30% वसा की मात्रा प्रतिदिन अपने को आहार के अंदर लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे वसा की मात्रा शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देती है? तो वो वसा ही ऊर्जा देगी, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा देने के लिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट काम में आता है। सबसे पहले अपनी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 66 रहेगा, भोजन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत लेनी चाहिए? दोस्तों प्रतिदिन के जो भोजन आहार है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो लगभग कितना प्रतिशत के रूप में लेनी चाहिए ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले दोस्तों अपन ने देखा था कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट वसा होती है उसमें अपन ने 25 से 30% यहाँ पे ली थी, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है प्रतिदिन आहार में, वो लेनी है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 से 15% यहाँ पे अपने को वो प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत लेनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी गई है, वो कितना प्रतिशत यहाँ पे लेनी चाहिए। इससे पहले अपन ने प्रोटीन की मात्रा देख ली और इससे पहले अपन ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा देख ली जो 20 से 25% या 25 से 30% इसमें अपन ने वसा के रूप में देखा था। तो यहाँ पे तीनों फैक्ट निकल के आ गए। प्रोटीन अपने को 5 से 15%, वसा अपने को वो लेनी है 25 से 30%, और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लेनी है वो कितनी प्रतिशत लेनी है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3 फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पे 3 फैक्ट पूछे गए हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है भोजन के अंतर्गत वो रहने वाली है दोस्तों 55 से 60% वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा भोजन में किसकी होनी चाहिए? तो वो कार्बोहाइड्रेट की 55 से 60% होनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 रहेगा, कौन से विटामिन को विटामिन एच भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसे अपन विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन D3, B5 या फिर K या फिर B7, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे अपन विटामिन एच के नाम से जानते हैं? इसके अलावा मैं दोस्तों आपको हिंट के रूप में अगर बताऊं कि कौन से विटामिन को अपन एच बोलते हैं तो उसका रासायनिक नाम यहाँ पे बायोटीन रहेगा। तो कौन से विटामिन को बायोटीन कहते हैं, उसी विटामिन को अपन विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 68 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है वो बायोटीन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 रहेगा अपना अगला प्रश्न,
काली खांसी का जीवाणु कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे काली खांसी होती है जिसे अपन कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो काली खांसी का जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो इसी पर्सन के अंदर का और अपने को एक पर्सन देखने को मिल गया कि काली खांसी किससे होती है, तो वो जीवाणु से होती है, न कि वायरस या विषाणु से होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काली खांसी जीवाणु से, जीवाणु जिसे अपन बैक्टीरिया कहते हैं उससे होती है। और यहाँ पे इसका जो वायरस बैक्टीरिया होता है वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 69 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे काली खांसी का बैक्टीरिया बार्टीटेला पर्ट्यूसिस होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठरोग का होता है। वेरिसोला जोस्टर ये चेचक ये इनका होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है पूछा गया है कि इनमें से प्रोटोजोआ से जनित रोग होने वाला कौन सा नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेचिस, मलेरिया, पायरिया या फिर एड्स। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 70 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटोजोआ से जो रोग नहीं होता है वो एड्स होता है। यहाँ पे एड्स दोस्तों ये वायरस या विषाणु से संबंधित होने वाला रोग है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एड्स। और एड्स का जो रोग कारक होता है उसे अपन HIV के नाम से जानते हैं, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 71 रहेगा अपना अगला प्रश्न। क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों क्वाशियोरकोर रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आयरन, प्रोटीन, आयोडीन या फिर इंसुलिन। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एक रोग और होता है वो मरेसमस के नाम से जानते हैं। मरेसमस के नाम से भी उसे अपन जानते हैं। तो मरेसमस और जो क्वाशियोरकोर है दोनों ही रोग होते हैं, लेकिन मरेसमस ये बच्चों में होता है और जो क्वाशियोरकोर रोग है ये वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, वृद्ध व्यक्तियों में होता है। तो प्रश्न नंबर 71 क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है वो वृद्ध व्यक्तियों में होती है, और अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में होती है तो वो मरेसमस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ मुड़ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 72 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 72 देखें दोस्तों। रिक्रिएशन शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है कि रिक्रिएशन शब्द है जिसे अपन हिंदी में मनोरंजन के नाम से जानते हैं, ये कितने अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बना है? दोस्तों मनोरंजन क्या होता है? तो मनोरंजन खाली समय की क्रिया है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना होता है। तो मनोरंजन में जो अंग्रेजी में इसे अपन रिक्रिएशन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिक्रिएशन लिखते हैं, तो ये रिक्रिएशन कितने शब्दों से मिलकर बना होता है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 72 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर रिक्रिएशन शब्द अंग्रेजी के 10 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ में प्रत्येक शब्द का अपने को यहाँ पे अलग अलग अर्थ भी याद रखना है, पूछा जाता है। जो मैंने PDF दिए उसमें इसका डेफिनेशन और इसके अर्थ भी मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 73 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाइसर शब्द लाइसर से बना है जिसका अर्थ होता है आज्ञा दी गई। ये कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों यहाँ पे लाइसर शब्द है, ये लाइसर शब्द कौन से शब्द से बना है? लाइजर से। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे आज्ञा दी गई। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अपने को यहाँ पे लाइस पूछा गया है। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो खाली समय में की जाती है वो मनोरंजन होता है, और जो लाइसर है ये भी मनोरंजन, जिसे अपन अवकाश के समय की क्रिया कहते हैं। लाइसर को हिंदी में अवकाश भी नाम से जानते हैं। तो अवकाश के समय में जो क्रिया की जाती है उसे अपन मनोरंजन कहते हैं। और ये जो लाइसर शब्द है ये कौन से शब्द से लाइसर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज्ञा दी गई, लेकिन ये कौन सी भाषा के शब्द से बना है ये अपन को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 73 और इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लाइजर शब्द है वो लैटिन भाषा के लाइसर से बना है, जिसकी अर्थ होता है आज्ञा दी गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 और योग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। सूर्य नमस्कार की प्रथम अवस्था में कौन से मंत्र का जाप किया जाता है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सूर्य नमस्कार में अवस्थाएं कितनी होती है। तो सूर्य नमस्कार में 12 अवस्थाएं होती हैं। उनमें से जो प्रथम अवस्था है उसमें कौन से मंत्र का जाप किया जाता है?
तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 74 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूर्य नमस्कार में की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें जो मंत्र का जाप किया जाता है वो रहता है ओम मित्राय नमः के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओम मित्राय नमः, ये प्रथम अवस्था में मंत्र का जाप किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 रहेगा अगला प्रश्न। सूर्य नमस्कार की अंतिम और बारहवीं अवस्था, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी कि सूर्य नमस्कार की अंतिम अवस्था कौन सी है, वो बारहवीं अवस्था होती है। उसमें मंत्र का कौन से मंत्र का जाप किया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से मंत्र का जाप सूर्य नमस्कार की अंतिम अवस्था, जिसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है वो बारहवीं अवस्था होती है, उसमें कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रथम जो अवस्था होती है इसमें अपन ने ओम मित्राय नमः के नाम से जाप किया था, लेकिन यहाँ पे बारहवीं अवस्था में पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 75 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओम भास्कराय नमः, ये बारहवीं अवस्था के अंदर यहाँ पे जाप किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर रहेगा वो 76 देंगे। प्रश्न नंबर 76 इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु को कहा जाता है। अपान, समान, व्यान या फिर उदान। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शरीर में 5 जगह प्राण वायु पाई जाती है। शरीर में 5 जगह प्राण वायु पाई जाती है, जिसे अपन पंच प्राण के नाम से जानते हैं। पंच प्राण के नाम से जानते हैं। तो वो 5 प्राण पाए जाते हैं शरीर में। प्राणायाम होते हैं, उनमें प्राणायाम में 5 प्राण होते हैं। उनमें से जो कौन सी जगह होती है जहाँ पर वायु या सबसे ज़्यादा इकट्ठी रहती है, रिजर्व एनर्जी बैंक के नाम से जानते हैं अपन उसे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 76 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यान वायु, ये रिजर्व एनर्जी बैंक के वायु के रूप में जानी जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यान वायु। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 77 रहेगा अपना ताल व लयबद्ध क्रियाओं में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ताल व लयबद्ध क्रियाएं होती है, उनमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्वेच्छा विधि, व्याख्यान विधि, अंश विधि या फिर आदेश विधि। दोस्तों जो ताल या लय के साथ जो किसी भी म्यूजिक में की जाती है या फिर किसी भी ड्रम के ऊपर की जाती है, ड्रम या म्यूजिक के साथ में की जाती है, उन्हें अपन ताल या लयबद्ध क्रियाएं कहते हैं। तो उनमें जो कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 77 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ताल व लयबद्ध की क्रियाएं होती है वो आदेश विधि के द्वारा यानी कमांड मेथड के द्वारा ताल व लयबद्ध क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 रहेगा अपना अगला प्रश्न। कौन सी शिक्षण विधि में बच्चों के सामने समस्याएं रख दी जाती है और तथा बच्चे समाधान के लिए अपने विचारों को लिखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों के सामने समस्याएं रखी जाती है और बच्चे उन समस्याओं का समाधान के लिए विचारों को लिखते हैं। तो किंडरगार्टन, अनुकरण, प्रोजेक्ट या फिर मोंटेसरी विधि। प्रश्न नंबर 78 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बच्चों के सामने जो समस्या रखी जाती है और समाधान के लिए बच्चे अपने विचारों को लिखते हैं वो प्रोजेक्ट विधि के अंदर रखते हैं। और प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है वो किलपैट्रिक है दोस्तों, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक भी रहेंगे। प्रश्न नंबर 78 सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 79 रहेगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण का पद कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का पद या चरण कौन सा नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रेजेंटेशन का पद कौन सा नहीं है। निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुस्थापन। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है उसके लगभग 7 पद होते हैं, 7 चरण होते हैं। उनमें से जो कौन सा चरण नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 79 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का जो पद या चरण नहीं है वो निर्णय नहीं है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा प्रेजेंटेशन देने से पहले अपने को निरीक्षण, पर्यवेक्षण या अनुस्थापन सभी को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 80 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंटेशन का सिद्धांत नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिया से विभाजन, पूर्वानुमान, तैयारी या योजना। दोस्तों यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे सीधा सीधा ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण देने से पहले अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो प्रेजेंटेशन के सिद्धांत कहलाते हैं और उनमें से कौन सा नहीं है ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है।
दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण देने से पहले अपने को पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी, अभ्यास योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से क्रिया का विभाजन नहीं होगा। ये शिक्षण की विधि का सिद्धांत है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शिक्षण विधि का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रिया से विभाजन, प्रश्न नंबर 80 का। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, वो टूर्नामेंट से संबंधित पूछा गया है। एकल नॉकआउट में 64 टीमों के फिक्चर में कितनी टीमों को बाई दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे सिंगल नॉकआउट की बात कर रहा है कि सिंगल नॉकआउट में अगर टीम कितनी है 64, तो फिक्चर में कितनी टीमों को यहाँ पे 22 दी जाएगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 32, 16, 19 या फिर 00। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 81 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकल नॉकआउट में 64 टीमों के फिक्चर में टीमों को बाई दी जाती है, वो 00 बाई दी जाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये क्यों दी जाएगी 00, तो यहाँ पे दोस्तों बाई देने के लिए अपने को पावर ऑफ 2 का यूज करना पड़ता है, पावर ऑफ 2। अब पावर ऑफ 2 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पावर ऑफ 2 में 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इसी के आगे ऐसे चलते रहेंगी। तो अगर टीमें इन संख्या में फिक्स आती है तो यहाँ पे बाई नहीं लगती है। तो यहाँ पे 64 टीम है, तो 64 टीम पावर ऑफ 2 के अंतर्गत आ जाती है, तो यहाँ पे बाई देंगे वो 00, यहाँ पे बाई नहीं मिलेगी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 82 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, खुली और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे खुली और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या आता है, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे इंट्रामुलर, एक्स्ट्रामुलर, क्षेत्रीय प्रतियोगिता, फिर उपरोक्त सभी। खुली और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन सा टूर्नामेंट आएगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नियम ये होता है कि खुली प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है, बंद प्रतियोगिता का मतलब ही नियमों से बंधी हुई होती है, तो इसमें कोई भी भाग ले सकता है, नियमों से बंधी हुई होती है। और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खुली और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत वो प्रश्न नंबर 82 में एक्स्ट्रा मूलर या बाई अंतर सदनीय के अलावा अंतर सदनीय होता है। दोस्तों ये अंतर सदनीय प्रतियोगिता होती है, ध्यान रखना, अंतर नहीं है। अंतर अगर होता है तो वो इंट्रामूलर होता है, और अंतर सदनीय होता है तो वो एक्स्ट्रा मूलर या बाह्य सदनीय प्रतियोगिता कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में फैक्ट के रूप में बता दूं कि जो एक्स्ट्रा मूलर होता है ये बाह्य सदनीय प्रतियोगिता होती है, जो संस्था के 2 संस्थाओं के अंदर होती है, ये ध्यान रखना, 2 संस्थाओं के, एक ही संस्था में नहीं होती है, 2 संस्थाओं के अंदर होती है, उसे अपन एक्स्ट्रा मूलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 83 रहेगा अपना अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का प्रकार है। दोस्तों अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता का यहाँ पे प्रकार रहने वाला है, ये पूछा गया है। यहाँ पे इंट्रामुलर, एक्स्ट्रामुलर, मनोरंजन या बिल्ट अप गेम, प्रश्न नंबर 83 में अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अंतर महाविद्यालय शब्दों में फेर है दोस्तों। यहाँ पे अंतर अगर पूछा जाए, अंतर पूछा जाए तो वो एक ही संस्था के अंदर होगी, लेकिन अगर अंतर पूछा जाए तो वो 2 संस्थाओं के अंतर होगी दोस्तों यहाँ पे। तो अंतर महाविद्यालय यहाँ पे ध्यान रखना है, अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का प्रकार कौन सा रहेगा, तो प्रश्न नंबर 83 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा मूलर, यानी 2 संस्थाओं के अंदर इसका आयोजन होगा। मान लो कोई भी 2 कॉलेज है, 2 यूनिवर्सिटी है, उनके बीच में अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा मूलर या बाह्य सदनीय प्रतियोगिता या फिर अंतर सदनीय प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 रहेगा अगला प्रश्न, टेबुलर विधि में 18 टीम होने पर स्तंभ की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि में 18 टीम होने पर स्तंभ की संख्या कितनी होगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेबुलर विधि किसकी फिक्चर डालने की विधि है। तो टेबुलर विधि यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बताना है कि टेबुलर विधि कौन सी प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की विधि है। कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब देना है कि टेबुलर विधि पर फिक्चर डालने की कौन सी प्रतियोगिता की विधि रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे टेबुलर विधि में मैं आपको बताऊँ, जो टेबल होती है उस टेबल के अंतर्गत जो अपने कॉलम बनाते हैं, ये कॉलम टेबुलर विधि में अपन यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, और इनमें से जो यहाँ पे सीधा इसका जो अपने को यहाँ पे 18 स्तंभ है, तो कितने स्तंभ एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, अगर सम संख्या में टीम होती है तो इसका सूत्र होता है n+1,
और अगर विषम संख्या में टीमें होती है तो स्तंभ निकालने का सूत्र होता है वो होता है n+2। दोनों ही सूत्रों को अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर विषम संख्या में है तो n+2 और अगर सम संख्या में टीम है तो स्तंभ की संख्या n+1 होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पे कि 18 टीम ये सम संख्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे 18 में n+1 यानी 18 + 1 19 यहाँ पे स्तंभ बनेंगे, एक स्तंभ एक्स्ट्रा बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा था कि टेबुलर विधि कौन सी प्रतियोगिता में फिक्सर डालने की विधि है, तो ये लीग प्रतियोगिता की फिक्सर डालने की विधि होगी। टेबुलर विधि तीन विधियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे, टेबुलर, स्टेयर और तीसरी साइकिल विधि। ये तीनों ही विधि यहाँ पे लीग प्रतियोगिता में फिक्सर डालने की विधियाँ रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहने वाला है 85। कौन सा नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार है? दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार है ये पूछा गया है। कौन सा प्रकार है जो नॉकआउट प्रतियोगिता का संबंधित रहेगा? बर्गर, कोवेव, सांत्वना टाइप 1, पिरामिड। प्रश्न नंबर 85 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट प्रतियोगिता, जिसमें टीम एक बार हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। ये अपने को यहाँ पे नॉकआउट प्रतियोगिता होती है। और दो प्रकार की होती है, सिंगल एंड डबल। लेकिन इनमें भी इनको देखें आगे तो सांत्वना टाइप 1, सांत्वना टाइप 2 और सीडिंग भी इनसे संबंधित होती है। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है कि नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 85 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सांत्वना टाइप 1, ये नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार है। इसके अलावा बर्गर, जिसे अपन लीग प्रतियोगिता जानते हैं या राउंड रॉबिन के नाम से जानते हैं, कोवेव और जो पिरामिड होती है ये चैलेंज प्रतियोगिता के भाग है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 86। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 86 देखिए, इंट्रामूलर प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे इंट्रामूलर प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो संस्था के अंदर, संस्था के बाहर, जिला स्तर या राज्य स्तर। इंट्रामूलर दोस्तों मैंने दोनों ही फैक्ट आपके क्लियर कर दिए थे। दो प्रकार की प्रतियोगिताएं अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक इंट्रामूलर और दूसरी जो मिलती है वो एक्स्ट्रा मूलर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मैंने इंट्रामूलर पूछी है कि इसका तात्पर्य क्या है, तो प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगर संस्था के अंदर ही मान लो अपनी स्कूल है और स्कूल के अंदर ही अपन यहाँ पे 10-10 लड़कों की अपन टीमें बना ली और फिर मैच करवा रहे हैं, तो वो एक ही संस्था के लड़के हैं, तो इनको कहेंगे अपन इंट्रामूलर। इसका सही आंसर रहेगा संस्था के अंदर ही। और अगर संस्था के बाहर यानी एक ही स्कूल का दूसरी स्कूल से अपन मैच करा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा मूलर होती है, संस्था के बाहर होती है, उसे अपन एक्स्ट्रा मूलर के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 87 रहेगा यहाँ पर। अब अगला प्रश्न, अंतःसदनीय प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों अंतःसदनीय प्रतियोगिता, अंतःसदनीय यहाँ पे शब्द देखना, अंतःसदनीय जिसे इंट्रामूलर के नाम से जानते हैं। अंतःसदनीय प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे अंतःसदनीय प्रतियोगिता जिसे अपन इंट्रामूलर के नाम से जानते हैं, तो इसका आदर्श वाक्य कौन सा है ये पूछा गया है। खेल द्वारा सर्वांगीण विकास, खेल एवं शारीरिक शिक्षा का विकास, शारीरिक शिक्षा की योग्यता, खेल सबके लिए और सब खेल के लिए, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, फैक्ट के रूप में आपको मैं बता दूं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 87 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा अंतःसदनीय प्रतियोगिता यानी इंट्रामूलर का आदर्श वाक्य होता है वो होता है खेल सबके लिए और सब खेल के लिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 88 रहेगा अपना अगला प्रश्न। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए। इस माह मैराथन क्लास के अंदर आप प्रतिदिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, आप MCQs के माध्यम से आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। निम्न में से अंतरसदनीय या एक्स्ट्रामूलर प्रतियोगिता का रूप कौन सा है ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे अंतरसदनीय पूछी गई है जिसको अपन एक्स्ट्रामूलर के नाम से जानते हैं, वो प्रतियोगिता का रूप कौन सा है? यानी खुली प्रतियोगिता, अभ्यास मैच, आवर्त प्रतियोगिता या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रामूलर जिसे अपन अंतरसदनीय प्रतियोगिता बोलते हैं, दो संस्थाओं से या दो से अधिक संस्थाओं के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे खुली प्रतियोगिता जिसमें कोई भी भाग ले सकता है, अभ्यास मैच में कोई भी भाग ले सकता है, आवर्त प्रतियोगिता यानी अनेक टीमों से मैच खेलना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी ये अंतरसदनीय एक्स्ट्रामूलर प्रतियोगिता के रूप रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों,
कार्टिलेज की मैट्रिक्स में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है? दोस्तों यहाँ पे कार्टिलेज की मैट्रिक्स, कार्टिलेज किसे कहते हैं? उपास्थि को। उसकी मैट्रिक्स यानी उसकी परतों में विद्यमान जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कार्टिलेज उपास्थि होती है, उसकी परतों के अंदर यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक परत दो परत, इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो कौन सा फ्लूइड या प्रोटीन होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 89 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है उनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैंड्रिन प्रोटीन। ये कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, सभी साइनोवियल संधियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे सभी साइनोवियल संधियाँ कौन सी संधि होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों मैंने आपको जॉइंट के बारे में बता दिया था कि जॉइंट की तीन प्रकार के होते हैं, चल, अचल, अल्पचल। जिसे अपन चल को अपन डायोथोरेसिस, अल्पचल को एम्फियोथोरेसिस और अचल को अपन ने साइनोथोरेसिस के नाम से जाना था। लेकिन इसके अलावा तीन प्रकार के जॉइंट और होते थे, उन्हें अपन फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल के नाम से जानते हैं। उनमें जो साइनोवियल जोड़ होते थे वो भी 8-7 प्रकार के होते थे। उनमें अपने को बॉल एंड सॉकेट, कॉन्डिलॉइड, हिंज, पीवट और ऐसे जोड़ होते थे। तो यहाँ पे सभी साइनोवियल जॉइंट या संधियाँ होती है वो कौन सी होती है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 90 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चल जोड़ होते हैं। जितने भी चल जोड़ होते हैं वो साइनोवियल संधियाँ कहलाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 91 और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे हड्डियों के अंदर है जो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो हड्डियों में दोस्तों एक्टिन, मायोसिन, ओसिन या फिर एल्ब्यूमिन हड्डियाँ होती हैं। उन हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों हड्डियाँ किसकी बनी हुई होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो हड्डियाँ कैल्शियम, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, ये भी अपने को इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे कितना प्रतिशत जल होता है? तो हड्डियों में पूर्ण हड्डी के अंदर 25% जल से बनी हुई होती है। इसके अलावा 75% इसमें ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसी के अलावा हड्डियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हड्डियाँ 5 प्रकार की होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। हड्डियाँ 5 प्रकार की कौन सी होती है? तो लंबी, छोटी, क्रमहीन, चपटी और सीजमोइड बोन के नाम से जानी जाती है। इनमें से जो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 91 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 92 रहेगा अपना, सर्वाइकल वर्टिब्री की प्रथम वर्टिब्री को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्री, उसकी प्रथम वर्टिब्री को क्या कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। सेक्रम, एटलस, एक्सिस या फिर थोरेसिक। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि जो वर्टिब्री होती है, इस वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी में जो कितनी हड्डियाँ होती है, तो टोटल रीढ़ की हड्डी में वो 26 होती है। जवानी में ये 33 होती है और बाद में 26 हो जाती है। लेकिन इनमें से जो शुरू की 7 होती है उन्हें अपन सर्वाइकल, 12 होती है उनको थोरेसिक, 5 होती है उन्हें लंबर, 5 होती है वो सेक्रल और कोक्सीजल के नाम से जानी जाती है। इनमें से जो सर्वाइकल वर्टिब्री की प्रथम जो सर्वाइकल होती है 7 होती है, उनमें से प्रथम और दूसरी, उन्हें प्रथम को एटलस, दूसरी को एक्सेस के नाम से जानते हैं। खोपड़ी होती है वो खोपड़ी एटलस के ऊपर टिकी हुई होती है और एटलस के अंदर ही एक्सेस दूसरी वर्टिब्री वो घुसी हुई होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो गया दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्री की जो प्रथम वर्टिब्री होती है उसे अपन एटलस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो खोपड़ी होती है वो इसी के अंदर घुसी होती है, इसी के ऊपर टिकी हुई होती है एटलस, और एटलस के नीचे दूसरी होती है वो एक्सेस। जो खोपड़ी का टिकाव होता है वो कौन सी श्रेणी के उत्तोलक में आता है? तो वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 93 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी अस्थि को एंकल बोन के नाम से जानते हैं? दोस्तों यहाँ पे कौन सी हड्डी है जिसे अपन एंकल बोन नाम से जानेंगे? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे फीमर, टिबिया, टार्सल या टेसल। प्रश्न नंबर 93 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सी अस्थि को या हड्डी को एंकल बोन के नाम से जानेंगे? तो वो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेसल हड्डी को अपन एंकल बोन के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेसल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 94 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, शरीर की मांसपेशियों में संकुचन किन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। दोस्तों जो शरीर की मसल्स होती हैं उनमें जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, वो कौन सी तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, सिनेप्स या फिर न्यूरॉन्स। दोस्तों अपने शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो लगभग 639 मांसपेशियाँ, और कितना परसेंट, 40% शरीर, 40% हिस्सा ऐच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन इनमें जो मांसपेशियों में संकुचन होता है जिसे अपन कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 94 का, प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 95 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई कौन सी कहलाती है। दोस्तों जो हड्डियों से मांसपेशी जुड़ी होती है उससे अपन अस्थि मांसपेशी के नाम से जानते हैं, उसकी जो संकुचन इकाई होती है वो कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल, एक्टिन मायोसिन या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मांसपेशी की जो इकाई होती है, मांसपेशी की जो कोशिका के रूप में जानते हैं, मसल्स की कोशिका या मसल्स फाइबर या मसल्स मांसपेशी की इकाई होती है, उसे अपन सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। मांसपेशी की इकाई सार्कोमियर कहलाती है। लेकिन यहाँ पे अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई पूछी गई है, संकुचन किसके कारण हो रहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसमें भी एक्टिन 2 प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 96 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अस्थि पेशियों मानव शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है। दोस्तों यहाँ पे अस्थि पेशियाँ जो हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियाँ जिसे अपन कंकाली पेशियों के नाम से जानते हैं, वो मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 50, 40, 30 या फिर 10। 96 प्रश्न नंबर में मैंने इसका पहले भी इसका जिक्र कर दिया है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान से सुना है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है जरूर वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी दोस्तों का 5 से 6 दिन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए साबित तो रहेगी। दोस्तों अस्थि पेशियाँ मानव शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40% होती है। इसे अपन कंकाली पेशियाँ भी जानते हैं, कंकाली पेशियों के नाम से, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियाँ जिसे अपन ऐच्छिक पेशियों के नाम से जानते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ ये कंकाली पेशियाँ या अस्थि शरीर के वजन के 40% होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 रहेगा, हृदय के कौन से कक्ष में ऐसे नोड जुड़ा होता है। दोस्तों हृदय के कौन से कक्ष में, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कक्ष कितने होते हैं हृदय के, तो वो 4 कक्ष होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसे नोड कौन से कक्ष में जुड़ा होता है। ऐसे नोड की फुल फॉर्म दोस्तों साइनो एरिकुलर नोड होती है, साइनो एरिकुलर नोड के नाम से जानी जाती है, जो कृत्रिम विद्युत आवेश यानी इम्पल्स के रूप में पैदा करते हैं। हृदय में ये करंट पैदा करता है, इम्पल्स पैदा करता है, जिसके कारण हृदय धड़कता रहता है। तो ऐसे नोड होता है वो कौन से कक्ष में जुड़ा होता है। अगर ऐसे नोड खराब होता है तो शरीर में हृदय में बाहर से क्या लगाया जाता है, तो वो पेस मेकर लगाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। और ये कहाँ जुड़ा होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये दायां आलिंद पे जुड़ा होता है। जो शरीर का हृदय का दायां आलिंद होता है जिसमें अशुद्ध रक्त आता है, उसमें जुड़ा होता है। और दायां आलिंद से ये सेप्टम यानी हृदय के ये बीच की दीवार होती है, इस बीच की दीवार यानी हृदय का दाएं आलिंद में जुड़ा होता है, और वहाँ से ये सेप्टम तक आ जाता है, और यहाँ ये इम्पल्स यानी आवेग उत्पन्न करता है, जिसके कारण हृदय धड़कता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फेफड़े, यकृत, ट्रेकिया फिर एल्वियोलाई। यहाँ पे दोस्तों श्वसन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगा कि एल्वियोलाई क्या होती है दोस्तों। तो वो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है या फिर कोशिका कह सकते हैं दोस्तों। फेफड़े या फिर श्वसन तंत्र की जो इकाई होती है, श्वसन तंत्र की जो इकाई होती है वो कौन सी कहलाएगी, तो वो एल्वियोलाई कहलाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यकृत। ये पाचन तंत्र का भाग है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज के प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 रहेगा अपना, बड़ी आंत में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है। दोस्तों बड़ी आंत जो जिसे अपन लार्ज इंटेंसिव बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, उसमें जो
विटामिन का, कौन सी विटामिन का संश्लेषण या उसको पाचन किया जाता है? विटामिन ए, के, एच या फिर ई। दोस्तों ज़्यादातर भोजन है वो छोटी आंत में पचता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, जो लगभग 6.5 मीटर के लगभग होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर के लगभग होती है यहाँ पे। लेकिन इनमें जो बड़ी आंत होती है उसमें से कौन से विटामिन का यहाँ पे संश्लेषण किया जाता है? इसके अलावा मैं बताऊँ कि बड़ी आंत में क्या, तो बड़ी आंत में खनिज लवण और जल का भी अवशोषण होता है। खनिज लवण और जल का भी अवशोषण बड़ी आंत में ही किया जाता है। इसके अलावा जो बिना पचा हुआ भोजन है, छोटी आंत में जो भोजन नहीं पच पाता है, उसका अवशोषण भी बड़ी आंत में किया जाता है। तो बड़ी आंत में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? प्रश्न नंबर 99 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के का संश्लेषण बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 रहेगा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न। जठर रस किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों जठर रस होता है वो जठर रस किस पदार्थ का बना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ प्रतिदिन मानव शरीर में कितना जठर रस बनता है, तो वो 1.5 लीटर जठर रस मानव शरीर में प्रतिदिन बनता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1.5 लीटर प्रतिदिन मानव शरीर में जठर रस, जिसे पाचक रस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इस रस में कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बनता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अपन HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम और जल, ये तीनों से मिलकर बना होता है। सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करें। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण जो अपनी क्रैश कोर्स चला रखा है दोस्तों, इस क्रैश कोर्स की आज पार्ट नंबर 3 है और जल्द ही आपको एग्ज़ाम से पहले लगभग 24 तारीख तक आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे क्रैश कोर्स के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप जरूर शाम को 6:10 पर आप जरूर क्लास में जुड़े और अपनी तैयारी को और भी शानदार बना ले। इन बचे हुए दिनों में आपके लिए ये जो क्लासें ली जा रही है, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ये मैं आपके लिए विश्वास के साथ बता सकता हूँ। और जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी आपको दी जा सकती है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वो करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चले दोस्तों, आज की अगर क्लास पसंद आई तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।